हमने हमने ये ध्यान नहीं दिया कि देश एक अलग चीज है और राष्ट्र एक अलग चीज है। लिहाजा हम देश और राष्ट्र को मिक्स कर दिया, तो जिन समस्याएं जो आज हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, देखनी पड़ रही हैं, जिनको जो हमारे लिए एकदम बहुत भयावह है, हम उनको समझने में हमको थोड़ा कठिनाई हो रही है। लिहाजा आपने सरकारें बदली, 70 साल में सरकारें आई, प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, चीजें हुई, कुछ कानून बने, कुछ कानून टूट गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं समझ पाए कि सरकार का दायित्व अलग होता है, देश में काम करना एक अलग चीज होता है। देश संविधान से चलता है, प्रधानमंत्री से चलता है, सरकार से चलता है, पुलिस से चलता है, फौज से चलता है, कोर्ट से चलता है। लेकिन राष्ट्र जो है, क्योंकि हम राष्ट्र के सामने चुनौतियों की बात कर रहे हैं, हम देश के सामने चुनौतियों के लिए तो हमने एक सरकार को चुना है, वो उन चुनौतियों से समय समय पर अपने हिसाब से लड़ रही है, और सरकार का काम है उन चुनौतियों को दूर करना। वो चुनौती अगर बॉर्डर पे है तो वो लड़ रही है, वो चुनौती अगर कोर्ट में है तो उससे लड़ रही है, वो चुनौती अगर किसी इनकम टैक्स की प्रॉब्लम है तो वो उससे लड़ रही है। तो ये जो तमाम सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो देश के हिस्से हैं, उससे को ठीक करने की जिम्मेदारी या उनके उसको ठीक करने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सरकार के पास होते हैं। लेकिन जो राष्ट्र की समस्याएं हैं वो मुझे और आपको समझनी चाहिए कि राष्ट्र क्या चीज है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि एक जमीन के टुकड़े को आप देश कहते हैं, जैसे हम टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर होता है उसी को देश कहते हैं, और उस टेरिटरी को उसकी उसकी रक्षा करने के लिए हमने आर्मी बनाई है, और उस टेरिटरी के अंदर निजाम कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए हमने जो है कोर्ट को बनाया है, अदालतों को बनाया है। तो ये तमाम सारी चीजें, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए जो शंकराचार्य को करना चाहिए था वो शंकराचार्य ने नहीं किया, जो हमारे साधु संतों को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, जो मठों को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, जो मंदिर में पुजारी को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, जो हमारी माँ को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, जो पिता को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। तो इन तमाम लोगों ने एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके सब राज यानी स्टेट को दे दी। लिहाजा उसकी वजह से हुआ ये कि हमने ये मान लिया कि सारी जिम्मेदारी स्टेट की है और स्टेट जो करेगी वही बस हमें मान्य होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा काम है अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे सारे काम करना, और उसके बाद में हमें सो जाना। लिहाजा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें सरकार से क्या लेना है क्या देना है, बस हम इतने ही तक रहे। इसलिए जब जो समाज इस तरीके से अपने दायित्वों और अपने कर्तव्यों या अपनी ड्यूटी से बेगाना हो जाता है और सारा का सारा समाज सत्ता यानी स्टेट के पीछे खड़ा हो जाता है और स्टेट को ही सब कुछ समझता है, उसकी स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज भारत की स्थिति हो गई। इसलिए पिछले करीब करीब अगर हम 70 के आप 47 के बाद से भी अगर हम देखें और उसमें भी हम शुरू के 10-15 साल भी निकाल दें, तब भी मैं 2-3 पॉइंट आपके सामने रखता हूं। हमारे देश का संविधान बना और उस संविधान के अंदर यह कहा गया कि भाई भारत पाकिस्तान बट गया, 11-21 लाख लोग मारे गए। तो शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि यह देश किसी ने हमको भीख में कोई आजादी दे दी है, जिसे हम बार बार कहते हैं हमें मिली मिली मिली। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे को कोई खोई चीज हो, वो कहीं पड़ी हो और हमें मिल जाए, तो मिली हुई चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती नहीं है, और एक चीज जो होती है जो हम लड़के लेते हैं, मेहनत करके लेते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। लिहाजा हमारी साइकोलॉजी में डाला गया कि हमें आजादी मिली यानी किसी ने हमें दी, हमने ली नहीं आजादी। तो दोनों का भाव अलग है। जब हम लेते हैं तो हम प्रयास करते हैं, लड़ते हैं, उसके लिए झगड़ते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। तो जैसे आप मैदान के अंदर कोई आपको वॉकओवर दे दे और ओलंपिक का गोल्ड मेडल का दौर हो और आप सामने और आपके सामने वाला आपको वॉकओवर दे दे कि मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता भाई और मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैंने वॉकओवर दे दिया है, तो जो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा उसकी आपको खुशी नहीं होगी। आपको लगेगी कि ये तो गोल्ड मेडल इसलिए मिल गया कि इतिहास में लिखा जाएगा कि वो जो लड़ने वाला था वो बीमार हो गया था और उसने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, इस वजह से मुझे मिला। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जो भी किसी खेल में या किसी युद्ध में या किसी भी चीज में जो कंपटीशन की होती है, उसमें दो ही मेडल की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। एक तो गोल्ड होता है और एक ब्रोंज होता है, जिसे आप कांस्य कहते हैं और जिसे आप स्वर्ण पदक कहते हैं। दोनों ही पदक जो हैं, इसकी एक खास बात यह होती है कि ये जीतने वाले को मिलते हैं।
जो रजत पदक या सिल्वर मेडल होता है वो हारने वाले को मिलता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हार के अगर रजत मिल रहा होगा तो वो मुझे मंजूर नहीं है, और जीत के कांस्य पदक भी मिलेगा तो इसलिए मंजूर है कि इतिहास में मेरा नाम दर्ज होगा, जीत का नाम दर्ज होगा कि इस आदमी ने किसी को हरा करके ये पदक जीता है। तो ये तो साइकोलॉजी की बात रही कि हमें आजादी मिली या हमने ली। उस आजादी के बाद संविधान बना, और उस संविधान में यह कहा गया कि आर्टिकल 14 जो है ये संविधान की वो धारा है जो देश में हर किसी को एक समान अधिकार, समान उसको महत्व, समान निगाह से उसको देखेगी, उसके साथ किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सिर्फ उसका भारतवासी होना जरूरी है। हम सबको अच्छा लगा, लेकिन हमारे उस दौर के लोगों ने जो उस वक्त सत्ता पे सीन हो गए थे, ये देश तथाकथित तौर पे जब आजादी नहीं भी मिली थी, जिसका 15 अगस्त 1947 कहा जाता है, 15 अगस्त 1947 का जिक्र भारत के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, और भारत आजाद भी नहीं हुआ था, चाहे झूठी आजादी मिली या किसी ने हमें लानत करके दे दी हो, तब भी हमारे यहाँ तो 46 में एक साथ प्रधानमंत्री बन गए थे। तो 1950 में संविधान बनने के बाद आर्टिकल 14 आया और उसने कहा कि सब बराबर हैं, लेकिन क्या वजह है कि किन लोगों ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए या वोट बैंक के लिए ये राजनीति पहले दिन से शुरू हुई, और उस 14 का वायलेशन करके आर्टिकल 30 एक अल्पसंख्यकों के लिए अलग से दिया गया। तो वहां से ये शुरू हुआ, और धीरे 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 संविधान के अंदर इतनी चीजें कर दी गई, और फिर जब जो काम संविधान नहीं कर सकता था उसको संसद के माध्यम से करके आपने इंक्लूड कर दिया गया, और जब संसद ने नहीं किया वहां आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कर दिया, जहां प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से भी नहीं हुआ वहां आपने एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना करके आपकी पार्टी ने उसको पास कर दिया और कह दिया कि हमने इसको लागू कर दिया है। तो आज जो देश देख रहे हैं आप, जो व्यवस्था देख रहे हैं, जो संकट देख रहे हैं, जो चुनौतियां देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी चुनौती तो हमको लगता है कि बाहर से आ रही है और उसका एक न्यूज फॉल है। लेकिन मैं जब अंदर की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि भारत आंतरिक दुश्मनों से ज्यादा घिरा हुआ है, आंतरिक कठिनाइयों से ज्यादा फंसा हुआ है, आंतरिक गद्दारों से ज्यादा घिरा हुआ है, ना कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश से। तो हम बाहर की बात करते हैं, उस पर बहुत चर्चा होती है, और अंदरूनी बातों को बात करने में शायद इसलिए शर्माते हैं या कतराते हैं कि हम जब भी इन मुद्दों को उठाएंगे तो कोई नाराज हो जाएगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को बुरा लगने लगेगा, कोई हमें किसी खास अल्फाजों के साथ एड्रेस करने लगेगा। तो ये जो जिस समाज को इस बात की चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे कपड़े पहनूं मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे चलूं मुझे लोग क्या कहेंगे, हमारा घर वहां पर बना हुआ है तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे पास कौन सी गाड़ी है तो लोग हमारे बारे में क्या। जब समाज को ये बीमारी लग जाती है वो समाज समाप्त होने लगता है, उस समाज की समाप्ति के रास्ते खुल जाते हैं, और फिर वो समाज दूसरों को खुश करने और दूसरे क्या करके, दूसरों को क्या पसंद है, हम अपनी पसंद से कोई काम नहीं करते, अपनी इच्छाओं से कोई काम नहीं करते, अपनी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों को भी हम इसलिए छोड़ देते हैं कि दूसरा हमारे बारे में कोई गलत राय न बना ले, दूसरा हमारे बारे में कोई नया सवाल न खड़ा कर दे। इस किस्म की मानसिकता और इस किस्म की प्रवृत्ति जो है वो देश में और समाज में जब बढ़ने लगती है, वो समाज धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। लिहाजा पिछले 40 सालों को भी छोड़ दें, और जो हमारे सामने आज की जनरेशन है, जिसे मैं 20, 25, 30 साल की जनरेशन मानता हूं, तो करीब करीब अगर हम कट डेट भी ले लें तो हम 1990 से बात शुरू करना चाहते हैं। 1990 के बाद जो आज तक यानी 2014 तक क्या क्या हुआ है, उसने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है। मैं इसलिए बहुत पीछे के इतिहास में इसलिए नहीं जाता कि युवा पीढ़ी को फिर उस इतिहास के बारे में बताना होता है, और फिर वो जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें वो चीजें मिलती नहीं है। 1990 में आप सबको पता है कि देश में पहला दुनिया का जेनोसाइड हुआ, पहला जेनोसाइड हुआ जो किसी देश के अंदर, उसके अपने देश के अंदर अपने ही नागरिकों को दूसरे नागरिकों ने सामूहिक तौर पे मजहब का सहारा लेके, मस्जिद का सहारा लेके, अपनी किताब कुरान का सहारा लेकर के 2500 लोगों की हत्या की, सामूहिक तौर पे की, पूरे देश ने देखा। और उस जगह के धरती के मूल निवासी थे, वहां से 5 लाख के आसपास लोग अपनी धरती, जो उनकी कश्यप ऋषि के वंशज थे, जो कई 100 सालों से वहां रह रहे थे, उनको छोड़ के भाग जाने पे मजबूर किया। लेकिन इसकी तरफ हमने सोचा ही नहीं, अच्छा ऐसा भी होता है,
क्योंकि हम लोग अपने अपने छोटे छोटे निजी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनल प्रोग्रेस में लगे रहे। इसलिए जिस देश में इतना बड़ा हादसा हो जाए और वो राष्ट्रीय खबर न बने, वो चर्चा न बने, वो डिबेट न बने, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को न समझें, उसके कॉजेस को न समझें, और उस पर बात करना हम ये समझे कि इस पे बात करना एक्सट्रीमिज्म है और इसके ऊपर इस पे चुप रहना सेकुलरिज्म है। हम इस तरीके की कायरता वाले शब्दों को तलाश कर उनके माध्यम से बात करते हैं, तो फिर वो समाज जो है उसके साथ ऐसी घटनाएं हमेशा दोहराई जाती हैं। लिहाजा 1991 के अंदर हमसे पूछा नहीं गया, हमसे इस बात को नहीं पूछा गया कि भाई 1991 के अंदर किस सरकार ने किस दबाव में, अगर हमने आपको चुना है तो क्या आपने देश की चुनी हुई संसद के अंदर कोई कानून बनाने से पहले पूछा था? कोई डिबेट हुई थी? आज तो छोटे छोटे कानून के ऊपर लोग कहते हैं कि इस पर डिबेट पहले होनी चाहिए 4 महीने तक समाज में, फिर उसके ऊपर कानून बनाएंगे। मुझे याद है निर्भया नाम की एक बच्ची के साथ में यहां रेप हो गया था दिल्ली में, तो उस पर 2 साल तक तो पहले डिबेट चली कि कानून कैसे बनना चाहिए, और फिर पब्लिक से सुझाव मांगे गए कि आप लोग जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं वो सुझाव दें, बहुत सारी महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने सुझाव दें, फिर उस सुझाव के बाद वो कानून बना। तो क्या वजह थी? कोई सामाजिक डर था, समाज में कोई उथल पुथल का डर था, इसलिए आपने जब वो दबाव बना और समाज खुल के सड़कों पे आने लगा तो सत्ता भी डरी और जो आपकी न्यायपालिका है उसने भी कहा नहीं नहीं समाज को इसमें शामिल करना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात हुई थी। लेकिन क्या एक रेप हुआ और उसके ऊपर कानून बनने के लिए तो आपने समाज से पूछा? क्योंकि पूरे समाज में एक खलबली थी, गुस्सा था, तो आपने गुस्सा शांत करने के लिए समाज को तो शामिल कर लिया। लेकिन जब इस राष्ट्र के पहचान को देखिए फिर मेरी बात को समझिए, मैं कंट्री और नेशन को अलग कर रहा हूं। जब इस राष्ट्र को समाप्त करने वाला, जब इस राष्ट्र की पहचान को समाप्त करने वाला कानून बन रहा था, तो इस राष्ट्र के लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? इस पर डिबेट क्यों नहीं हुई कि भाई इस पर भी डिबेट होनी चाहिए कि ये हम करने जा रहे हैं? लेकिन मैंने वही कहा कि सरकारें किस तरीके से जो चुन के आती हैं, और फिर वो जो राष्ट्र, देखिए सरकारें चलाने के लिए कोई कानून बदलती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिबेट की आवश्यकता नहीं है कि साहब उनको कानून बना, लेकिन एक ऐसा कानून जिससे राष्ट्र की पहचान हो, आपने कानून बना दिया। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये इस देश को नहीं पता, इस राष्ट्र को नहीं पता, सनातनियों को नहीं पता। जिस सनातन संस्कृति के हम जानकार हैं, जो हमारी हजारों साल की संस्कृति है, कि भारत के संविधान का जो पहला पेज है, उस पहले पेज की जो पहली लाइन है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया तो 1947 में पैदा हुआ, भारत तो हजारों हजारों साल का है। तो भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ। तो जहां हम भारत कहते हैं इसका मतलब है कि भारत की एक सभ्यता थी। वो भारत क्या है? उस भारत की सभ्यता को जिन लोगों ने तोड़ा, रौंदा, मिसमार कर दिया, डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, हमने कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं। और सरकार ने भारत के अंदर इस्लामिक इन्वेजन, इस्लामिक आतंकवादियों ने इस देश में जो रूल किया, वो यहां आए 30,000 हमारे हजारों हजारों साल पुराने बेहतरीन आर्किटेक्ट के जो मंदिर थे, जो उसका आर्किटेक्चर ही मैं बताता हूं आज भी ऐसा है जो दुनिया में नहीं मिलता है। उन मंदिरों की अपनी एक साइंटिफिक वैल्यू थी, उसको तोड़ दिया गया। चलिए साहब तोड़ दिया, बाहर के लोग तोड़ते हैं, समझ में आता है। लेकिन 1991 में सरकार ने बिना पूछे हमसे कानून बना दिया कि ये 30,000 मंदिर तोड़े गए हैं, जिसमें काशी का भी है, जिसमें मथुरा का भी है, इन सब मंदिरों की अब स्टेटस इसको जो 15 अगस्त 1947 को था वैसे ही रहेगा। यानी आपके घर पे जो चीज आपकी घर की है, उस घर को कोई लुटेरा लूट ले और उसके बाद में कुछ सालों बाद ये कानून बन जाए कि देखिए अब उस लुटेरे ने इसको लूटा था, अब वो लूट के उसने यहाँ पे एक मस्जिद बना दी है, तो अब आप अपने घर को भूल जाइए, अब वो उसका स्टेटस वही रहेगा जो 1947 में था। तो ये किसने कहा कि भाई मेरी मान्यताओं परंपराओं के जो मंदिर थे, हजारों हजारों साल से पूजा स्थल थे, उसको आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के उसका स्टेटस को ये बना दिया कि अगर बाबर ने या हुमायूं ने या अकबर ने या शाहजहां ने, ये तमाम जितने भी लुटेरे आए थे, औरंगजेब, वो वैसे ही रहेगा। तो एक कानून वो बन गया। इस कानून का उसका इसके पीछे की जो वो है क्या क्या इसमें क्या समस्या है वो आपको बाद में बताऊंगा। 1993 में कानून और बन गया। संविधान आपका कहता है कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, रिलीजन के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये भारत का संविधान कहता है।
तो आप देखिए कि सत्ताओं ने क्या किया कि अगर संविधान के ऊपर जाएंगे तो सवाल उठेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 1993 में हमसे पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, चुपचाप एक ऑर्डर जारी कर दिया और उस ऑर्डर को ये कहा कि भारत में 5 किस्म के लोग जो हैं, 5 पंथ के लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और उसको आपने माइनॉरिटी घोषित कर दिया और 1992 में घोषित किया और 1993 में आपने माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। मैं समझता हूं कि आज की जनरेशन जानती होगी कि माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। उसमें उसमें 40,000 पारसी हैं, उसमें 1.5% सिख है, उसमें 1% बौद्ध है, 3% क्रिश्चियन है और 19% मुसलमान है। तो भाई ये समझ में नहीं आया कि आपने किस बेसिस पे किसी को माइनॉरिटी बनाया, कोई माइनॉरिटी क्यों है और कोई माइनॉरिटी क्यों नहीं है। लेकिन ये 1993 में बन गया और इसका करोड़ों, कई हजार करोड़ का बजट है और उस बजट में 90% पैसा मुसलमानों को जाता है। पारसी एक पैसा नहीं लेते, सिख एक पैसा नहीं लेते, बौद्ध एक पैसा नहीं लेते। 99%, 95% पैसा उसका मुसलमानों को जाता है, जिसका बजट हजारों करोड़ का है और वो मेरे और आपके टैक्स से चलता है। तो आपने संविधान के अंदर जो मजहब के नाम से रिजर्वेशन देने की नहीं बात कही गई थी, आपने इनडायरेक्टली आपने वो रिजर्वेशन दे दिया। अब आइए 1995 के अंदर एक वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया। ये एक्ट पुराना था, इसमें अमेंडमेंट कर दिया आपने और अमेंडमेंट करके इसमें कुछ और छूट दे दी। और फिर 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2005 के अंदर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर एक साहब हैं, उसका नाम था लाहौर। उस लाहौर में वो पैदा हुए, हिंदुस्तान आए और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और उसी समय के आसपास पाकिस्तान से एक और साहब आए थे और वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का एक जिला है चकवाल, जो पंजाब के अंदर है, जो पाकिस्तान पंजाब में है। उस चकवाल की एक नूह तक के तहसील थी, वहां से आए थे, जिनका नाम है मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह साहब को कैसे रातों रात ये ख्वाब आया कि देश में, भारत में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, यानी मुसलमानों की हालत खराब है। 93 में आपने हजारों करोड़ रुपए का बजट दे दिया माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से। 2005 में जब आए तो आपने कहा कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है और इनको कुछ और मदद चाहिए। तो वो जो जस्टिस साहब थे, जिनका नाम था, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनका नाम था राजेंद्र सच्चर, उन्होंने साहब एक कमीशन बना दिया और कहा कि आप मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और इकोनॉमिक स्थिति का जायजा लें कि ये कैसे हैं। तो उन्होंने कहा इनकी तो स्थिति बहुत ही खराब है। तो साहब सच्चर कमेटी बन गई और सच्चर कमेटी को आपने बना करके उसको पार्लियामेंट में पास भी नहीं किया, राष्ट्रपति के साइन भी नहीं करे। 2006 में वो रिपोर्ट आ गई और सच्चर कमीशन बन गया। और सच्चर कमीशन का आज की डेट में जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बना, उसका टोटल बजट 5,000 करोड़ रुपए है। 5,000 करोड़ सालाना उसका बजट है, जिसमें मुसलमानों को आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए पैसा दिया जाएगा, उनके बच्चों को पुलिस में भर्ती होने के लिए दिया जाएगा। ये शुद्ध रूप से मतलब एक तरफा है। और उसके बाद में 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया। ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा कानून है जो मैं समझता हूं कि जो आज के आपके महेश्वरी प्रगति मंडल में जितने भी लोग हैं, मुझे मालूम है कि आप सब लोग देश के बड़े बिजनेस घरानों से जुड़े हुए हैं और आपके हाथ में इस देश का कोई 8 या 9% बिजनेस चलता है। इसलिए आप लोगों को शायद ये ज्यादा जरूरी होगा, और उन लोगों को खासतौर से जिनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पे फार्म हाउस बने हुए हैं, उनको जरूर सोचना होगा। हम जैसे गरीब इसलिए नहीं सोचते हैं कि हम तो किराएदार आज भी हैं और शायद कल भी रहेंगे, इसलिए हमारे लिए शायद उतनी तकलीफ का बायस नहीं बनेगा जितना उन लोगों के लिए जो इस देश में बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं और उनके बहुत बड़े बड़े घर बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उनके कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी आप सबसे चाहता हूं कि आप इसमें जरा सा अपनी स्पेशल अटेंशन आप लोगों से चाहता हूं कि इसको जरा ध्यान दें। ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 में भारत की संसद में पास हुआ और ये कानून बन गया। वक्फ का मतलब होता है, ये इस्लामिक शब्द है, प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने का शब्द है। इसका मतलब होता है किसी को किसी के नाम कर देना, वक्फ कर देना, किसी के नाम कर देना। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो था, इसके तहत ये तय हो गया कि भारत के अंदर मुसलमानों को जो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उनके लोगों को एक तो पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, यानी उनके चपरासी को, उनके ऑफिसर को तनख्वाह जाती है मेरे और आपके टैक्स से।
और वो शुद्ध रूप से मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के कब्जे में है उसका देख रेख करते हैं। लेकिन भारत की पार्लियामेंट ने 2013 में जो जघन्य अपराध किया, नेताओं ने जघन्य अपराध किया, हीनियस क्राइम किया, वो ये कि आपने ये कह दिया कि भारत की भूमि पर ये वक्फ बोर्ड के लोग अगर आपके मकान पे आए नेहा जी और आपका मकान वो देखें और उसके बाद उनको ये लगे उस कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर उन दो लोगों को, जो वक्फ बोर्ड के दो लोग आपके घर के बाहर खड़े हैं, वो आपका ना दरवाजा खटखटाएंगे ना वो ये पूछेंगे कि यहां कौन रहता है, वो सिर्फ ये सोचेंगे कि उनको लगता है, जो कानून है वो ये कहता है इफ दे फील, इफ दे अंडरस्टैंड, इफ दे रियलाइज कि दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू द वक्फ बोर्ड, उनको सिर्फ इतना ही सोचना है और ये वो रियलाइज कर ले कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। उसके अगले क्लॉज में सेक्शन 40 ये कहता है कि उन्हें सिर्फ ये एहसास करना है कि अच्छा ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है भाई, और यहां 200 साल 5000 साल पहले मोहम्मद साहब घूमने आए थे। वो ये सोच ले, कहानी बना ले अपने दिमाग में, और उस कहानी को आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। तो उसका नेक्स्ट क्लॉज ये कहता है कि दे हैव पावर टू इंस्ट्रक्ट द immediate competent authority of the area, whether it is district magistrate or is the commissioner or MCD chairman or या BMC chairman, they will order। आप सोचिए लॉ में क्या लिखा है, two stupid man, two idiot man of some private type of organization called Waqf Property Board that basically become a law। उसके दो बेवकूफ लोग आए और आपकी प्रॉपर्टी को बिना आपसे पूछे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इन्फॉर्म भी नहीं करना है, आपको पता जब चलेगा जब बीएमसी का कमिश्नर आएगा, 24 घंटे में आपका सामान घर से बाहर फेंकेगा और 24 घंटे में सामान फेंकने के बाद आपके घर की चाबी उन वक्फ बोर्ड के दो इडियट मुसलमान को देगा और उनको बताएगा कि हमने जो आपने सेक्शन दिया था वो वक्फ प्रॉपर्टी खाली करा दी है और ये उसकी चाबियां लीजिए। अब आप एक आम और एक सभ्य नागरिक के तौर पे, एक सिंसियर इंडियन होने के नाते, लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते आपके मन में क्या सवाल आएगा? आपके मन में सवाल आएगा कि एक तो प्रॉपर्टी के कागज मेरे पास हैं, तो प्रॉपर्टी के कागज पर कोर्ट, पार्लियामेंट ने क्या कहा है, ये सुनने की चीज है। सुनने की चीज ये है कि आप अपने केस को लेके कहीं तो जाएंगी ना, जब आपका सामान बाहर पड़ा होगा तो आप कोर्ट जाएंगी। तो इस देश की हाई कोर्ट ये कहेगी आपसे कि एज पर द लॉ passed in the parliament, you need not to come to me, you have to go to the Waqf Property Board Tribunal। या नहीं, जो आपका कातिल है, जो आपका हत्यारा है, उसी से आपको अपना केस की अपील करनी है। इसका एक ही उदाहरण है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए जज साहब ने बड़े गुस्से में कहा कि आई कैन नॉट entertain this application because as per the law passed in the parliament, I am not entitled to hear this case, please go to the Waqf Property Board Tribunal। ऐसे हजारों केस आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, और इस तरीके से भारत के मुसलमानों को भारत की धरती पर जो बची हुई है उस पे एक इनडायरेक्ट इलीगल कब्जा करने का भारत की पार्लियामेंट ने, चाटुकार नेताओं ने, दलाल नेताओं ने, बिके हुए नेताओं ने वोट बैंक के लिए भारत राष्ट्र की भूमि को बेच दिया है। उनको मंदिरों की ट्रस्ट की जमीन को कब्जे में लेने का अधिकार दे दिया है और इसीलिए इलाहाबाद में आजाद मैदान के अंदर बहुत सारी जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। और इसी एक्ट की वजह से आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में लगातार सड़कों के किनारे, फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर के नीचे, एक्सप्रेस वे पे जगह जगह मज़ारें बन रही हैं, जगह जगह सरकारी जमीन पे मस्जिदें बन रही हैं और आप उसे हटा नहीं सकते क्योंकि वो जो है ये कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब जो आदमी यहां पैदा हुआ उसको कहां से पता ये वक्फ, लेकिन एक वक्फ बोर्ड उनका कहना भर ही काफी है। तो आपकी हैसियत क्या है और उनकी हैसियत क्या है? इसलिए मैंने कहा कि बॉम्बे में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, उनके मकान पे भी उन्होंने दावा ठोक दिया है। अब वो दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बावजूद भी वो आदमी क्योंकि सक्षम है
तो 2-4 करोड़ रुपया दे देता है और वो फिर 6 महीने के लिए चले जाते हैं। तो उनके पास कितना अच्छा तरीका है कि मकान अगर वो दे भी दे, छोड़ भी दे, तो शायद उनको इतना प्रॉफिट ना हो, लेकिन हर 15 दिन बाद, 2 महीने बाद जाते हैं, वो पैसा दे देता है, वो चले जाते हैं। उन्होंने उसके मकान पे भी कह दिया है दावा कि ये वक्फ की जमीन, लेकिन ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है कि वो पैसे वाला आदमी है, तो वो पैसा दे देता है, कुछ दिन के लिए वो चले जाते हैं। लेकिन एक आम नागरिक क्या करेगा? आप और मैं क्या करेंगे? तो ये जो चुनौतियां हैं, ये आपके देश की संसद ने, राजनीतिक लोगों ने दी है। अब दूसरी चुनौतियां क्या है? दूसरी चुनौती है इस देश के अंदर कि हमने जिस तरीके का समाज बनाया है, वो समाज किसी भी कीमत पे लड़ना नहीं चाहता। वो समाज अपने अपने मंदिरों की रक्षा नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने कहा कि सरकारों का काम नहीं होता है कि आपके मंदिर की रक्षा करेगी। ये सरकारों का काम नहीं है कि मंदिर में पूजा कब होगी, घंटी कब बजेगी, सबरीमला में महिला जा सकती है या नहीं जा सकती है। ये जस्टिस साहब का काम नहीं है। जस्टिस साहब को कहा गया है कि आप वो काम करिए जो कानून के दायरे में आए। आप मेरी आस्थाओं को, आप मेरे विश्वास को, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आपने अभी ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपने जय श्री कृष्णा का भजन किया, और कल कोर्ट ये तय कर दे कि आज से आपको जय श्री कृष्णा नहीं कहना है, आपको मोहम्मद मोहम्मद कहना है, तो आप मुझे बताइए कोर्ट ने किसको अधिकार दिया कि आप किसकी पूजा करें और कैसे करें? ये तो आपके परिवार की परंपरा है, आपका क्लान है, उसकी परंपरा है। हजारों सालों पहले दादी नानी के माध्यम से जो चीजें आज आपके पास पहुंची हैं, जो संतोषी भाई के पास पहुंची हैं, जो अजय भाई के पास, वो तो हमारे हजारों साल से हैं, जब कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करता था। और हमको पता था कि एक महिला की क्या जिम्मेदारी है, एक पुरुष की क्या जिम्मेदारी है, एक भाई का क्या दायित्व है, एक माँ का क्या दायित्व है, एक पिता का क्या धर्म है। तो क्या कल इस देश की कोर्ट कचहरी संसद ये तय करेगी कि पिता का क्या धर्म है? ये कोर्ट बताएगी। माँ को बच्चे कैसे पालने हैं, ये कोई कोर्ट बताएगी। लेकिन एक कमजोर, एक डरपोक, एक स्वार्थी समाज जब अपनी परंपराओं और अपने आस्थाओं को नहीं बचा पाता और ये कहता है ये तो सरकार बनाएगी। हम अपने मोहल्ले, गली मोहल्ले के छोटे छोटे मंदिर जो पुरातन विभाग से भी देखें, आर्कियोलॉजी के एंगल से भी देखें, तो आज भी टूटे पड़े हैं। और हम ये समझते हैं कि इनको बचाना, इनको ठीक करना, इनका ठीक ठकाव रखाव करना भी सरकार का काम है। सरकार नहीं करती ये काम, लेकिन हम चाहते हैं सब काम सरकार करे। इस कारण से हमारे देश के अंदर वो प्रवृत्तियां जो सरकार के कारण कम और हमारी निष्क्रियता के चलते, हमारे जैसे कह सकते हैं कि हमारी एक फेक एरोगेंस के चलते, हमारे न लड़ने के भाव के चलते, वो लोग आज हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी वो तय कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी जमीन ही कम नहीं हो रही, धीरे धीरे हमारी आस्थाओं के केंद्र भी समाप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारे बोलने चालने का तरीका भी समाप्त हो रहा है। तो इन सब चीजों के अलावा बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आंतरिक चुनौतियां हैं, कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले 2014 से लेकर के आप ये देखें कि इस्लामिक जिहाद ने पूरी दुनिया को घेरा है, और उस इस्लामिक जिहाद ने पूरे यूरोप को खत्म किया। अमेरिका के अंदर क्या हाल है आप रोज, आज क्योंकि संचार क्रांति है जिसके माध्यम से मैं और आप लोग आमने सामने बैठे हुए हैं और उस तरीके से दुनिया में सारी चीजों का पता चल रहा है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां का समाज लड़ना नहीं चाहता। आप बुरे को बुरा नहीं कहना चाहते, खराब को खराब नहीं कहना चाहते। अगर कोई पागल कुत्ता हो गया है और वो आपकी कॉलोनी में खुला घूम रहा है और आपको मालूम है कि इसने एक को काट लिया है, दो को काट लिया है, तो ये चाहता है हर आदमी कि इसकी हम शिकायत नहीं करेंगे, कोई और करे, वो नहीं करे कोई और करे, हम नहीं करेंगे। हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, हमारा क्या लेना है? जिस दिन वो हमें काटेगा उस दिन हम उसका इलाज कराने जाएंगे। तो जब समाज इस तरीके से सोचता है तो एक नहीं कई सारे पागल कुत्ते होते हैं। फिर उनको लगता है कि जब ये समाज हमसे डरता है तो पागल बने रहने में अच्छा है, क्योंकि पागल बनने से ये अच्छा शब्द समाज जो है घर छोड़ के भागेगा, कुछ दिन के बाद मकान बदल लेगा, ये कॉलोनी बदल लेगा। तो धीरे धीरे इस देश के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कश्मीर हो, केरल हो, कलकत्ता हो, या आज की डेट में जो नया चला है, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इलाका जो कैराना का इलाका है, जो हरियाणा का इलाका है, जो पंजाब का इलाका है, ये इलाके आज की डेट में समाप्त हो चुके हैं। और एक और टेक्निकल बात है कि जो देश के लोग हमारे ये समझते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सनातन संस्कृति बची हुई है, जहां हिंदुओं की मेजोरिटी है, और ये मेजोरिटी किसी को मारने और खत्म करने के लिए नहीं है। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लें,
भारत के लोगों ने, सनातन के लोगों ने ना तो किसी से कहा कि तुम अपना मजहब बदलो, न किसी को जोर जबरदस्ती करके मजहब बदलवाया, न किसी को लालच दे के बदलवाया। ये दुनिया के जितने मजहब हैं, इन्होंने सनातन के लोगों को मारा भी, पीटा भी, उनको तकलीफें भी दी, उनको कन्वर्ट भी किया, और ये कन्वर्जन आज भी हमारे यहां चल रहा है। स्वेच्छा से कौन किसी से शादी करे न करे, ये उसका निजी मामला है। लेकिन अगर गरीब आदमी है, कोई भूखा आदमी है, आप उससे कहें कि नहीं ये जो है, ये जो जीसस को गले में डाल दोगे तो तुम्हें भूख लगना बंद हो जाएगी, तो इस किस्म की मूर्खताएं करें, तो आप उनको किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका अस्तित्व जो है, आपकी जो पूरी फिलॉसफी है, आपकी जो पूरी सभ्यता है, वो धीरे 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 खत्म हो रही है। और अब इस देश में कोई 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो पैसे से संपन्न हैं, जो सुविधाओं से संपन्न हैं। वो ये समझते हैं कि अभी हमें ये नजर नहीं आ रहा कि ये पागल कुत्ता कहां है, लेकिन हर गली हर मोहल्ले में। इसलिए मैंने कहा कि कश्मीर हुआ, फिर केरल हुआ, फिर बंगाल हुआ, फिर कैराना हुआ, फिर मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, मुरादाबाद हुआ, संभल हुआ, आजमगढ़ हुआ, अलीगढ़ हुआ, अनगिनत जगह पे आज आपकी स्थिति यह है कि आज भारत देश आपका नहीं है। ये सनातनी हिंदू इस बात को समझे कि भारत देश आपका नहीं है। अब आपके पास कोई देश नहीं बचा है, आपके पास भारत के मात्र 20 राज्य बचे हैं। आप मेरी बात को तो वहां ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं आपके पास कोई देश नहीं बचा है, आपके पास भारत देश के सिर्फ 20 राज्य बचे हैं। आज भारत के जो कुल मिलाकर के 29 राज्य हैं, उन 29 राज्य में से 9 राज्य में हिंदुओं की पॉपुलेशन आजादी के बाद से लेकर के आज तक भी अगर आप देखें तो 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं। और ये सेंसस के बेसिस पे कह रहा हूं, ये किसी भावनात्मक उस पे नहीं कह रहा हूं। इसलिए कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, वहां 24%, पंजाब में 24% है, मिजोरम मणिपुर में 3%, 9%, 7% है, लक्षद्वीप में 2% है। तो कुल मिलाकर के 9 राज्यों में भारत के अंदर सनातनी हिंदू जो 1947 में उनकी गिनती थी, घटते घटते सेंसस में आप 9 राज्यों में माइनॉरिटी में आ गए हैं। आज वहां जो थोड़े बहुत भी बचे हुए हैं, उसमें हर दिन लगातार हत्याएं चल रही हैं। इसीलिए मैंने शुरू में जो आपको एक बात बताई थी, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि ये जो रैंडम अनसीजिंग जो मैंने कहा, इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद कर दूं आपसे, तो आपको लगेगा कि जो बात मैं कहना चाहता था वो सिर्फ इतनी भर थी कि ये जो जैसे कहते हैं ना कि कोई घटना घटती है तो हम थोड़ी देर के लिए सोचते नहीं है, फिर सोचते हैं कि अच्छा ये कैसे हो गई। तो वो घटना होती क्या है, उस घटना को मैंने अपनी जबान में लिखा है। वो ये है कि ये जो आप देखती हैं कि सडनली या मतलब रैंडम में, मतलब उसका मतलब ये कि यकायक हो जाना, एकदम कोई घटना घट गई। फिर हमने कहा कि साहब ये यकायक घटने के बाद फिर हमने उसका दूसरा मतलब निकाला कि जो अनसीजिंग है, मतलब लघु श्रेणी की, यानी अनसीजिंग मतलब लगातार जारी है, रैंडम अकस्मात हो जाना, यकायक कुछ हो जाना। फिर है अनसीजिंग, अनसीजिंग का मतलब है कंटिन्यू हो जाना। फिर उसके बाद है लो लेवल की हिंसा होना, पता चला किसी गांव में किसी को मार दिया, फिर पता चला कहीं जयपुर में किसी को मार दिया, वो खबर नहीं बनी। और फिर उसके बाद में है स्कैटर्ड वायलेंस। यानी स्कैटर्ड वायलेंस क्या है कि एक हिंसा हुई कि आपने हरियाणा के गांव में निकिता तोमर को मार दी गोली, तो ये छोटी सी हिंसा हुई, एक इलाके में हुई, छोटी सी प्रतिक्रिया हुई और बड़ी अखबार की खबर नहीं बनी। और आपने 26/11 किया तो दुनिया के हर कोने में पता चल गया कि इस्लाम की माइट देखो, एक घटना से पूरे देश के लोगों को हिला दिया है, पूरे देश के लोगों को डरा दिया है, सनातन के लोग डर गए हैं। तो इस तरीके का ये जो एक लगातार सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला ही हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं या हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे सामने ये समस्या हो गई है कि हम जिस चीज को अवॉइड कर रहे हैं वही हमारे सामने खड़ी हुई है। लिहाजा इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया को कंफ्यूजन नहीं है, आज भी भारत के लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है वो डरपोक है, लड़ना नहीं चाहता, अपने राइट के लिए नहीं लड़ना चाहता, अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ना चाहता, अपनी बहन माँ बेटी की इज्जत के लिए लड़ना चाहता, अपने पिता की इज्जत के लिए लड़ना चाहता। वैसे वही समाज आपस में झगड़ा होता है तो जान ले लेता है सगे भाई की,
घर में अपमान की बात होती है तो छोटे से अपमान पे परिवारों में महीनों झगड़ा रहता है, लेकिन जब एक समाज के तौर पे एक दूसरे लोग जब आपको मारने आते हैं तब आप चुप्पी साध लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे हमें इसमें हमें पड़ना नहीं है, ये लड़ाई कोई और लड़ेगा। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता के चलते आज हमारे सामने ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा हो गई हैं कि हम धीरे धीरे एक राष्ट्र के रूप में समाप्त होते जा रहे हैं। और ये जो समय है, इस समय को जो लोग समझते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, अरे अभी तो बहुत दूर है, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे आप तो ऐसी बातें करते हैं, और टेलीविजन पे तो लोग ज्यादा दिखाते हैं, ये तमाम सारा नैरेटिव जो है आज के युवाओं को इस तरीके से बताया गया है कि उनके सामने ये कोई संकट ही नहीं है। ये पुष्पेन जी जो तो लोगों को भड़काते रहते हैं, इनका कोई काम ही नहीं रह गया है। ये बेचारे बेरोजगार लोग हैं, लोग ऐसे भड़काते हैं। ये 15-20 लोग जो पूरे देश में बोल रहे हैं, ये भड़का रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें भड़काने में कोई फायदा, हमें मजा नहीं आ रहा, और हम अपनी जिंदगी में अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आए हैं। हमको जो दिखाई दे रहा है, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने कश्मीर हुआ, कश्मीर 1990 में हुआ, औरंगजेब के जमाने नहीं हुआ। औरंगजेब ने कितने लोगों को मारा, कितने जनेऊओं को तोल के मारा, क्या क्या किया वो तो हमें पढ़ा, लेकिन 1990 मेरे सामने हुआ। बंगाल आपके सामने हो रहा है, केरल आपके सामने हो रहा है, कर्नाटक आपके सामने हो रहा है, तमिलनाडु आपके सामने हो रहा है। तो क्या ये हम जब ही समझेंगे कि जब तक आग हमारे घर तक ना आ जाए, जब हमारे घर आ जाएगी तब हम चलेंगे। तो मैडम मैं मानता हूं कि फिर आप आग नहीं रोक सकते। अगर आग रोकनी है अपने घर की, तो आपके घर से 200 किलोमीटर दूर अगर आग लग रही है, उसी दिन अगर आपने रिएक्शन दे दिया तो आग डर जाएगी आगे बढ़ने से कि मुझे पहले ही चेक कर दिया गया है, मैं आगे बढ़ूंगी। तो लोग तैयार हो गए, लेकिन आप तैयार इसलिए नहीं हो कि उस आग से आपका घर नहीं जला, आपका दरवाजा नहीं जला। इसलिए इस हिंसा में हमारा भाई बहन बेटा मां नहीं मारी गई। इस लंबा जो जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है महिलाओं के साथ में, इस वायलेंस से हमारा परिवार, हमारी बहन बेटी बची हुई है, तो हमें क्या चिंता है। हमने तो बड़ा मजबूत मकान बना रखा है और 2 गार्ड हमने 2500 रुपए के उसको दे दिए हैं। वो 2500 रुपए का गार्ड रोक पाएगा आपको? कौन आताताइयों को, दंगाइयों को रोक पाएगा? वो जिन्होंने पूरे के पूरे शहर जला दिए, पूरे के पूरे राज्य समाप्त कर दिए। तो ये समस्याएं मुश्किल से, अगर मैं दुआ तो करता हूं कि मुझे आप सब लोगों के सामने ये हो और आप उसको देखें, और मैं उस वक्त मौजूद हूं और मुझे लगे कि मैं ये बात कहता रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि कुल बहुत अगर मैं स्ट्रेच भी कर दूं, उसको एक्सरेट भी कर दूं बहुत ज्यादा, तो भी मुझे लगता है कि आपके पास 15 से 20 साल का समय बचा। कोई आपको दुनिया की ताकत बचाने नहीं आएगी। कोई अमेरिका जापान से लोग नहीं आएंगे आपको बचाने। कोई बुलेट ट्रेन जो तेज चलेगी उसमें बैठ करके आप हिंदुस्तान में चक्कर खाते रहेंगे, बचाएगी नहीं वो आपको। ये जो तथाकथित प्रोग्रेस है, ये देश तो चलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि विदेशी ताकतों के सामने हमारे देश की ताकत मजबूत है, लेकिन घर खोखला हो गया है। घर के अंदर ही घर को लोग खा रहे हैं। या नहीं, हम ये कह सकते हैं कि खेत जो होता है, जो खेत पे बाउंड्री बनाते हैं, अगर वो बाउंड्री ही खेत खाने लगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। लिहाजा वो लोग आज कितनी शक्लों में बैठे हैं। वो माओवाद की शक्ल में बैठे हैं, वो लिबरल की शक्ल में है, वो फ्री मीडिया की शक्ल में है, वो फ्री स्पीच की शक्ल में है, वो इंटरटेनमेंट में है, वो टेलीविजन में है, वो न्यूज में है, वो मीडिया में है, वो बिजनेस में है, वो स्पोर्ट्स में है। वो सारे एरिया के अंदर बैठे हुए अपना एजेंडा तय कर रहे हैं। इसलिए जो 30 साल की जनरेशन है उसको इस बात का पता नहीं है कि किस तरीके से भारत में एक शख्स था जिसका नाम था गुलशन कुमार, और गुलशन कुमार बहुत 5 रुपए का कैसेट निकाला करते थे, टी सीरीज उसका वो हुआ करता था, और वो उसमें भजन गाया करते थे। फिल्मों में भजन है, आरती है। उनकी हत्या जब हुई तो लोगों को लगा अरे ये तो कोई बिजनेस राइवलरी का चक्कर है। इसीलिए मैंने कहा कि जब कायर समाज हो जाता है तो सच्चाई को जानने के लिए वो एक झूठा पर्दा आंखों में डाल लेता है कि अगर हमें सच पता चल गया यार तो हम लड़ेंगे नहीं, तो हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब आपको सच पता था तो आप क्यों नहीं लड़े। तो हम अपने बच्चों से झूठ बोल सके कि बेटा हमें तो पता ही नहीं था, इसलिए कि हमें अगर पता चल जाएगा तो लड़ेंगे तो कुछ खोना पड़ेगा। तो ये मानसिकता ने गुलशन कुमार की हत्या पे चुप्पी साधी। तो गुलशन कुमार की हत्या को लोगों ने एक कोई बिजनेस राइवलरी बताया। गुलशन कुमार की हत्या शुद्ध रूप
से इसलिए हुई थी कि गुलशन कुमार ने भारतीय फिल्मों के अंदर भजन, कीर्तन, मंदिर, पूजा, आरती, इन सब को बहुत तेजी से दिखाया। और उस वक्त का समाज जिस तरीके की फिल्में आई, जिस तरीके के भजन आए, उससे वो अपनी सनातन संस्कृति को समझने लगा कि ये भी है। उनकी हत्या हुई और उनके साथ में अनुराधा पौडवाल गाती थी। अनुराधा पौडवाल जीवित हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन उनका गाना बंद हो गया। आज हमारी फिल्मों में मौला रे मौला आता है, मस्जिद से अजान आती है, या कव्वाली आती है, या शायरी आती है, या हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ ही भागती है। उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि मुसलमान इज वन ऑफ द मोस्ट ओबीडियंट, सिंसियर, जेन्युइन, इंटेलेक्चुअल, इतना उसको पिक्चरों में कैरिकेट किया जाता है। लेकिन जमीनी दुनिया यह है कि हिंदू लड़की से शादी करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करने का दबाव डालते हैं और उसकी लाश किसी सूटकेस के अंदर किसी चौराहे पे मिलती है। ये समाज में हो रहा है, वो हकीकत है, लेकिन फिल्मों में उसमें एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। और ताकि आप मंदिर जाएं, मंदिर तो वो लोग जाते हैं जो वगैरह वगैरह करते हैं, या नेता भी हमारे इस तरीके के भाषण देने लगे हैं। तो आपको मंदिरों में जाने से रोकने, मंदिरों के प्रति एक आपके प्रति आपके प्रति एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना, तो ये सारे नैरेटिव ने आज की युवा पीढ़ी को घुमा लिया है। लिहाजा युवा पीढ़ी अपने ही देश के खिलाफ जो नैरेटिव बना रहे हैं उनके साथ खड़ी नजर आती है, क्योंकि उन युवाओं को सच बात कोई बता नहीं रहा है। उन युवाओं को यही बताया है कि अच्छी डिग्री लो, अमेरिका जाओ, वहां सीईओ बनो, कंपनी चलाओ, पैसा कमाओ। लेकिन ये पैसा, आज की इस बीमारी ने साबित कर दिया कि करोड़ों रुपया जिनके पास था, कोरोना में ये रुपया उनको बचा नहीं पाया। दुनिया की प्रोग्रेस, दुनिया का डेवलपमेंट इस बीमारी से कोई बच नहीं पाया। लिहाजा जो आपकी ओरिजिनल रूट्स होती हैं, जैसे आप हैं, आपके परिवार है, आपका पूरा एक क्लान है, उसकी में अलग अलग नामों से लोग जाने जाते होंगे, लेकिन वो जो पूरा क्लान है उसके अंदर एक अलग डीएनए होगा आपका। उस डीएनए की वजह से ही आपके अंदर एक जैसे कहते हैं हेरिडिटी कन्वे होता है कि आप बिजनेस का जो हुनर है, जो आपने किसी बिजनेस स्कूल में नहीं सीखा, आपके खानदान में नाना दादा ने जो बिजनेस किया होगा, वो कभी बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन नहीं गए होंगे आज तक, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छा बिजनेस करते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप रूट्स की तरफ लौटते हैं तो आप न सिर्फ राष्ट्र को बचाते हैं, आप आने वाली चुनौतियों को भी समझते हैं। लिहाजा मेरा मानना यह है कि आज भारत के सामने जो आंतरिक संकट हैं, जो आंतरिक चुनौतियां हैं, हम चौराहे चौराहे देख रहे हैं, कॉलेज में देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि वो प्रवृत्तियां, वो ताकतें, वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत तेजी से मीडिया में छा रहे हैं, वो बहुत तेजी से पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, जो इस राष्ट्र की मूल अवधारणा को, जो इसकी ओरिजिनल पहचान है, इसको अलग अलग हिस्सों में बांट करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। तो क्या 70 कुल मिलाकर के सिर्फ मैं यही कह रहा हूं कि हमारी संसद ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारी व्यवस्था ने, इस देश की न्याय व्यवस्था ने, क्योंकि हम खामोश रहे, हमने सब कुछ सरकार को देश के हवाले कर दिया, इसलिए आज धीरे धीरे हम वापस जिसे कह सकते हैं कि हम अपनी सभ्यता से हर दिन दूर हो रहे हैं। और जो समाज, जो देश अपनी सभ्यता से, अपनी पहचान से दूर हो जाता है, उसे मिटने में कम समय लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कश्यप जो कश्मीर की पूरी सभ्यता थी, वो करीब करीब वहां से तमाम सारी चीजें समाप्त हो गई, उनका लिटरेचर समाप्त हो गया। और पिछले 30 साल से लेकर के 2090 से लेकर के आज तक वहां तमाम जो जितनी बड़ी बड़ी पांडुलिपियां थी, सब इस्लामिक जिहादियों ने जला दी। नालंदा विश्वविद्यालय, जब पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट लोग नहीं जानते थे, ये ऑक्सफोर्ड तो कल पैदा हुए हैं। हम नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, जब उसको तोड़ करके बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी कि अब एक कुरान, एक किताब आ गई है कि उसमें हर मर्ज की दवा है, तो सारी किताबें जला दी। तो हम तब भी कुछ नहीं बोले। तो हमने धीरे धीरे पिछले 100-200 साल में देखें कि हमने चीजों को खोया है, हम सिमट गए हैं, हम भागते 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 अब कुछ जगह रह गए हैं। और वहां पर भी लगातार, जिस मुंबई में आप रह रहे हैं, उस मुंबई के अंदर हालात बहुत अच्छे नहीं है। हमें लगता है कि पुलिस है, सरकार है, पैसा है,
ये पैसा खरबपति लोग थे, बहुत सारे कश्मीरी पंडित बहुत खरबपति लोग थे। 1500 एकड़, 1000 एकड़ में उनके सेबों के बाग थे। बहुत ज्ञानी थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, जो अरबी में कुरान शरीफ को कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन ये ज्ञान, ये पैसा, ये शोहरत, ये बड़े मकान, बड़ी गाड़ियां उनके संस्कृति को नहीं बचा पाई। जब उनको मारा गया तो एक भी नहीं रुका। और आज 30 साल हो गए, न कोर्ट उनकी मदद कर रही, न सरकार उनकी मदद कर रही, क्योंकि समाज की मदद समाज करता है, सरकार नहीं करती है। इसलिए इस देश में इस्लामिस्ट लोग जहां भी 5 से 15% होते हैं, उनका सेकुलरिज्म समाप्त हो जाता है। और जैसे ही 30 से 40% होते हैं, उन्हें इस्लाम का निजाम मुस्तफा याद आने लगता है, भाईचारा समाप्त हो जाता है। फिर आपसे वो बिजनेस मजबूरी में नहीं करते, फिर आप उनके साथ बिजनेस मजबूरी में करते हैं, फिर आप उनकी टर्म्स पे चले जाते हैं, और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आप उस चीज से परेशान होते हैं, या तो शहर बदल देते हैं या बिजनेस छोड़ देते हैं। तो ये जो भागने और छोड़ने की मानसिकता है, इसने देश को समाप्त कर दिया। अगर आज की युवा पीढ़ी के सामने इस राष्ट्र की गौरवशाली इतिहास को भी बताएं, वर्तमान की चुनौतियां भी बताएं, और इससे कैसे लड़ना है, इसको किस तरह से सामना करना है, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी बीमारी ये है कि हमारा बच्चा क्यों बर्बाद हो, हमारा बच्चा लड़ने लड़ाने में क्यों बर्बाद हो। भाई हमारा बच्चा तो बड़ी नौकरी करे, विदेश जाए, सुरक्षित जीवन है, और जब अमेरिका में बुरा हाल हो तो भाग के हिंदुस्तान आ जाए, और उसके बाद में ये लड़ाई, ये उल्टे सीधे काम, ये लड़ना, उनके खिलाफ बोलना, ये चिल्लाना, ये तो गरीब शरीफ लोगों का काम है जो अपने करते रहते हैं, हम क्यों करें। इसलिए ये लड़ाई, आज सुशील पंडित जी बहुत बड़े बड़े घराने के लड़के थे, आज अपने जमीन से भाग करके दिल्ली से लेके कहां कहां भाग रहे हैं, आज तक उनको जगह नहीं मिली। आज जो 2.5 से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित हैं, जिनके घरों के अंदर दिन रात घी के चिराग जलते थे, वो आज फुटपाथ के किनारे बैठ करके पान की और चाय की दुकान चला रहे हैं, और इस देश चुप बैठा हुआ है। तो 1990 इस देश में जगह जगह हो रहा है। बंगाल में सब कुछ, इतनी हिंसा हुई, हम लोग सब चिल्लाते रहे, बड़ी बड़ी हम लोगों ने बातें की, वेबिनार करो, ये करो, वो करो, लेकिन तमाम 100 साल पुराने संगठन, बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन, ज्ञान देने वाले संगठन ज्ञान दे रहे थे। लेकिन बंगाल में जिन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा था, खुल्लम खुल्ला हो रहा था, पुलिस जिन लोगों के खिलाफ FIR लिखाने के लिए लोग हिंदू जाते थे, वो पुलिस वाले उन्हीं लोगों को बुला लेते थे जिनके खिलाफ FIR होती थी, क्योंकि पुलिस को इतना पैसा खिलाते हैं वो लोग कि पुलिस भी आपके काम नहीं कर रही। तो आपको ना संविधान मदद कर रहा, न पुलिस मदद कर रही, न सुप्रीम कोर्ट मदद कर रही, न सरकार मदद कर रही, तो आप करेंगे क्या। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ हमारा काम तो सोना खाना और मस्ती करना है, तो आपका काम ये नहीं है। हर समाज अपने प्रति जागरूक नहीं रहेगा, चाहे वो छोटे स्तर पे हो, चाहे बड़े स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो। ये चुनौतियां हैं। ऐसे में अब आपकी भूमिका यही है कि आप जो वेबिनार आज आप कर रहे हैं, ये इस तरीके के सेमिनार वेबिनार आप करें, और आज की युवा पीढ़ी के साथ इंटरेक्ट करें, और सारी बातचीत का डिस्कोर्स पैसा, बड़ा मकान, बड़ी कुर्सी, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये तमाम सारी चीजें ही रखेंगे, तो ये मटेरियल है, ये किसी दिन भी चला जाएगा आपके हाथ से, और जा रहा है। आप मुंबई की पिछले 30 साल का इतिहास देखें, आप मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस आपके बंद होते चले जा रहे हैं, आपके हाथ में ही नहीं है। और वही लोगों ने वहां रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया। सबको मालूम है कि आजाद मैदान में क्या हुआ, आप रोक नहीं पाए। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, व्यवस्था आपकी, लेकिन जो नंगा नाच उन्होंने आजाद मैदान में किया, और किनके लिए किया, जिस देश के लोग यहाँ के नवासी हैं, जो इलीगल तरीके से भारत में घुसे हुए हैं। लेकिन भारत में कोई नहीं बोल पाया। बड़े बड़े नेता जो ज्ञान दे रहे हैं DNA के बारे में, वो भी नहीं बोले, खामोश हो गए। तो हम डरपोक कायर लोग हैं, और अपने डर को हम अपनी महानता की चादर बताते हैं कि हम बहुत महान थे, पूरा विश्व हमारा घर है। अपने घर का पता नहीं है, पूरा विश्व आपका घर है। तो ये सब झूठी बातें करना बंद करें, सच्चाई का सामना करें, अपनी अपनी जगह जो जो कर सकता है वो करें। इसलिए जो बिजनेसमैन है, जो बड़े व्यापारी हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये ध्यान रखें कि आपकी फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है, कौन लोग काम कर रहे हैं, किसको आप नौकरी दे रहे हैं, किन कारणों से आप दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक पॉश इलाका है, ग्रेटर कैलाश, बहुत ही पॉश इलाका है। वहां एक 35 से 40 साल की एक महिला थी, बहुत अमीर महिला थी। उसने 2 मुसलमान लड़के थे जो टेलरिंग का काम करते थे, बहुत गरीब घर के थे। वो उनको खुद लेके आई और उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा बुटीक है, मैं एक्सपोर्ट करती हूं यहां से कपड़ों का, तुम मेरे यहां ही रहो। और बेसमेंट में उन्हें घर दे दिया।
वो वहीं काम करते थे, वहीं सोते थे और बहुत अच्छा खाते थे, बहुत अच्छा पहनते थे। आप उनकी बेसिक हरकत देखिए। एक दिन वो महिला रात में नीचे खाना देने के लिए पूछने आई, उन्होंने महिला को पकड़ा और कैंचियों से इतने उसके वार किए और टुकड़े टुकड़े काट के रख दिए। आप मुझे बताइए, गलती महिला की थी या उनकी थी? उनकी फितरत ही यही है, उनकी किताब ही ये कहती है, उनकी किताब की फिलॉसफी के हिसाब से उन्होंने सही किया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन की खबर बनी, खत्म हो गई बात, और हम फिर भूल गए। फिर कोई घटना होगी, फिर हम भूल जाएंगे, फिर कोई कैराना होगा, फिर भूल जाएंगे, फिर बंगाल होगा, फिर भूल जाएंगे, फिर कश्मीर होगा, फिर भूल जाएंगे। तो ये जो भूलने की बीमारी है, इसको रोज आपको याद दिलाना है, हमें शत्रु का बोध करना है। जिस तरीके से डेंगू जाड़ा आता है तो आप रजाई ओढ़ते हैं, मच्छर आते हैं तो आप मच्छरदानी लगाते हैं, लेकिन मच्छरों का समूल नाश नहीं करेंगे तो डेंगू बड़े बड़े लोगों को हो जाएगा। तो किसी बीमारी का समूल नाश करने की तरफ सोचें, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हमने जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं, अगर इसके अंदर ये 50 से 60 ज्यादा हो जाते हैं तो किस तरीके से ये आपको दबाव बनाते हैं। लिहाजा बहुत पैसा, बहुत ताकत, बहुत सारी चीजें नहीं कुछ करती। हमने सरकारों को बगैर कुछ करते हुए देखा है, सुप्रीम कोर्ट को मौन होते हुए देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया। लिहाजा आपका दायित्व है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में अलर्ट रहें और बार बार थोड़े ज्यादा पैसे, थोड़े कम पैसे के लिए किसी से कंप्रोमाइज न करें, और अपने बच्चों को शिक्षा दें कि वो उल्टे सीधे नरेटिव में न फंसें, बाहर के लोग उन्हें मिसगाइड ना करें। क्योंकि हमारे घरों में जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनको बच्चों से बात करने का समय नहीं मिलता है, उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि समाज में क्या घट रहा है, उनके बाद उनसे क्या बात करें, वो फिल्मों में क्या देख रहे हैं, वो टीवी में क्या देख रहे हैं। और ऐसा भी ना हो कि बच्चों पे हम कुछ इंपोज करना शुरू कर दें। बच्चों से जब बातचीत करेंगे तो उनके अंदर के भी बहुत सारे जो आंसर क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको लगेगा कि इसके मन के अंदर ये बात कैसे आई, तो उसको सही पर्सपेक्टिव में समझाएं। उनसे अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो वो बहुत सारी गलत चीजों का मतलब कुछ और निकाल लेंगे और उनको लगेगा हमारे माता पिता जो है वो हर चीज के लिए हमसे मना करते हैं। ये नहीं करना है, इसको बहुत स्लोली स्लोली करना है ताकि आपका बच्चा अपने बारे में समझे, अपने पूर्वजों के बारे में समझे और अपनी पहचान पे शर्माए ना कि उसका रंग कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, वो क्या कर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सभ्यताएं इस बात से नहीं जानती हैं कि उस सभ्यता में लोग बहुत खूबसूरत थे, बहुत अमीर थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में इतिहास जीते हुए लोगों का लिखा जाता है, चाहे वो डाकू हो, चाहे बदमाश हो। उन लोगों का नहीं लिखा जाता जो हार जाते हैं लेकिन बड़े महान होते हैं। दुनिया महान लोगों को नहीं पूछती है। प्रधानमंत्री वही बनता है जो चुन के आता है और एक लीडर बनता है। बनना तो सब चाहते हैं, काबिलियत किसी एक में होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज सबसे ज्यादा जो संपन्न परिवार हैं, जो सुशिक्षित परिवार हैं, उन लोगों को अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए और चीजों को फैक्ट पे समझाना चाहिए, फिगर के साथ समझाना चाहिए, रेफरेंस के साथ समझाना चाहिए। ये नहीं कह देना चाहिए इससे हमारा क्या मतलब है, और रास्ते नहीं बदलने चाहिए कि इधर इधर बदमाश खड़ा है तो उधर रास्ते से निकल जाओ, उधर बदमाश खड़ा है तो उधर रास्ते से निकल जाओ। आपको उस समस्या को जड़ से समाप्त करना चाहिए। जैसे आचार्य चाणक्य ने जब अपने घर से जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा चुभ गया था, तो आचार्य चाणक्य ने वो कांटा निकाला और उसको फेंका नहीं, और वो उस दिन अपने काम पे नहीं गए और पीछे लौटे और उन्होंने देखा कि ये कांटा जो था कहां से पैदा हुआ। तो कुछ 100 कदम पीछे चले तो उनको पता चला कि एक गोखरू का पेड़ लगा हुआ है, उसमें कुछ कांटे वैसे ही थे जो उनके पैर में लगे थे। उन्होंने उस पेड़ के चारों तरफ एक निशान बनाया और काम पे नहीं होंगे घर चले गए, और दूसरे दिन जब आए तो एक बाल्टी मट्ठा लेकर आए और उसकी जड़ में डाला। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले अगर मैं इस पेड़ कांटे को निकाल के फेंक देता तो ये कांटे तो पेड़ पैदा करता रहता, लिहाजा मुझे चुभा है ये दोबारा पैदा ही ना हो, इसलिए उसकी जड़ में मट्ठा डाला और जड़ सूख गई। ये देश वो है जिन्होंने समस्याओं का जमीन से निपटारा कर दिया, हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। लेकिन वही समाज आज समस्याओं से, चुनौतियों से भाग रहा है, उससे लड़ना नहीं चाहता, उसको अवॉइड करना चाहता है, उसका टेम्पररी इलाज करना चाहता है। आप बीमारी का इलाज परमानेंट करें, तभी आप सुरक्षित होंगे, घर सुरक्षित होगा, संस्कृति सुरक्षित होगी, आपकी मान्यताएं, परंपराएं, सरोकार, आस्थाएं सुरक्षित होगी। ये मुझसे आपसे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ आपका नाम है, यानी पुष्पेंद्र यानी फूल, और फूल के कुलों का जो श्रेष्ठ है वो आप है, जो आपने आज अपनी बातों से महका दिया माहेश्वरी समाज को।
बातें जरूर कुछ भावनात्मक जरूर है, लेकिन इन्होंने वास्तविकता बताई है इस देश की, तो इसे अन्यथा और कोई दृष्टिकोण न लेके, क्योंकि हमारा ये एक सामाजिक संस्था है माहेश्वरी प्रगति मंडल, सामाजिक दायरे में हम काम करते हैं, सामाजिक नजरिए से आपको ये देखनी है जो बातें आज इन्होंने की, बट बहुत ही अच्छे तरीके से कुलश्रेष्ठ जी ने हमारे बातें बताई है। मैं चाहूंगा नेहा आप आगे बात करिए। जी बिल्कुल, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ। एज अ युवा हम भी काफी एनलाइटेंड और मोटिवेट फील कर रहे हैं, और बस यही आशा है कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अजय अंकल, अगर आप कुछ प्रश्न उत्तर का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहेंगे तो। प्रश्न कोई नहीं आ रहे, कमेंट्स आ रहे, प्रश्न अगर आता तो मैं पूछा था, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ मैं, तो कोई प्रश्न बोल के नहीं आए हैं। कोई एक दो प्रश्न आए जो थोड़ी राजनीतिक थे, इसलिए कोई जरूरत नहीं है जिक्र करने की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और मैं आभार ज्ञापन करने के लिए बोरिवली क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष श्री महेश जी लोया को आमंत्रित करना चाहूंगी। जय महेश। मंडल के सभी पदाधिकारी, मंडल के विभिन्न समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, उपस्थित सभी समाज बंधुओं एवं बहनों, जय श्री कृष्ण। मैं धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम हम आभारी हैं श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर देश की आंतरिक चुनौतियां एवं समाज का दायित्व विषय पर हमारा सरल भाषा में मार्गदर्शन किया। हम आभारी हैं मंडल के अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री एवं मंडल के मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी देवपुरा, न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री मधुसूदन जी माहेश्वरी, मंत्री श्री दामोदर जी काबरा का, आपने कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। आभारी हूँ वेबिनार में उपस्थित मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान पदाधिकारियों का तथा ट्रस्टियों का, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। हम आभारी है सभी क्षेत्रीय समितियों के पदाधिकारियों का, जिनके सहयोग से कार्यक्रम सुचारू रूप से हो रहा है। हम आभारी आईटी समिति के सदस्यों का एवं मंडल के सभी कर्मचारियों का, जिनका स्नेहपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। आभारी हूँ श्रीमती नेहा जी चेतानी लोया का, जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन सुचारू रूप से किया। आभारी हूँ हमारी दोनों समितियों के पालक मार्गदर्शक श्री अशोक जी बिसानी एवं श्री अरुण जी बिनानी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन किया। आभारी हूँ सभी का, जिनका इस आयोजन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग मिला। अंत में इस वेबिनार में सम्मिलित हुए सभी समाज बंधुओं, बहनों एवं युवा साथियों का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। आपने आयोजन में सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर जाते हुए लोक कल्याण के लिए हम यह प्रार्थना से इस कार्यक्रम को एंड करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।